ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछले वीडियो में हमने हमारा 5वां पार्ट चल रहा था दैनिक जीवन में रसायन। तो हमने लगभग 3 बिंदुओं को क्लियर कर लिया था। हमने अम्लों के बारे में पढ़ा, उनकी परिभाषा हमने पढ़ी। उसके बाद फिर हमने इसके गुण पढ़े थे, जिनको हम इनकी क्वालिटी भी कहते हैं। उसके बाद हमने इसके उपयोग पढ़े थे। इसी प्रकार हमने क्षारों के बारे में पढ़ा, क्षार क्या थे, उनकी हमने विशेषताएं पढ़ी, फिर उसके बाद उसके उपयोग। इसी प्रकार लवणों को पढ़ा और लवणों के बारे में भी लगभग यही देखा। तो तीनों बिंदु हमारे पास कॉन्सेप्ट क्लियर थे। अब देखिए, हमने अम्लों की परिभाषा पढ़ी, क्षारों की परिभाषा पढ़ी, लवणों की परिभाषा हमने पढ़ी। उसके बाद हमने इनकी विशेषताएं पढ़ी और इनके उपयोग पढ़े। अब देखिए, अम्ल क्षार जो कि एक सामान्य बिंदु था, अम्ल क्षार की जो हमने परिभाषाएं अब तक दी थी वो सामान्य परिभाषाएं थी। लेकिन अब कुछ वैज्ञानिकों की अवधारणाएं थी कि अम्ल क्षार की सामान्य परिभाषा के अलावा और क्या परिभाषा हो सकती है। तो सर्वप्रथम क्या हुआ, 1887 में स्वांते आर्यनियस नामक वैज्ञानिक ने अम्ल क्षार को परिभाषित किया। उसने अम्ल क्षार की अलग परिभाषा थी। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वांते आर्यनियस की अवधारणा। स्वांते आर्यनियस, ये शब्द आर्यनियस, ये आपको याद रखना है। स्वांत शब्द इसका पूरा है, लेकिन आर्यनियस की परिकल्पना है। अम्ल क्षार अवधारणा, ये स्वांते आर्यनियस की अम्ल क्षार अवधारणा क्या है, यानी स्वांते आर्यनियस ने अम्ल क्षार को सर्वप्रथम परिभाषित किया और अपनी अवधारणा प्रस्तुत की। अब इसने अवधारणा कैसे प्रस्तुत की, देखिए हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि अम्ल क्षार की जो हमने सामान्य परिभाषाएं पढ़ी हैं, ये सामान्य परिभाषाएं केवल कुछ विचारों पर आधारित थी और कुछ दैनिक जीवन में इनका हमने उपयोग किया था और उपयोग के आधार पर हमने इनको परिभाषित किया था। परंतु जो अम्ल क्षार की सामान्य परिभाषा थी उनसे भी ये स्पष्ट हो चुका था। अब देखिए, अम्ल क्षार की जो कुछ अलग परिभाषाएं जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने, हम 3-4 इसके कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। स्वांते आर्यनियस की हम परिकल्पना पढ़ेंगे, उसके बाद ब्रास्टेड लोरी की संकल्पना, फिर लुईस की। तो अलग अलग दार्शनिक, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अम्ल क्षार को परिभाषित करने के लिए अलग अलग अवधारणाएं दी है। तो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले स्वांते आर्यनियस ने सर्वप्रथम अम्ल क्षार को परिभाषित किया और एक अवधारणा प्रस्तुत की। तो देखिए, आपको याद रखना है, सन 1887 में आर्यनियस ने अम्ल क्षार को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। यानी अम्ल क्षार की परिभाषा सर्वप्रथम स्वांते आर्यनियस ने सन 1887 में दी थी। क्या थी ये परिकल्पना, इसके बारे में लोग पढ़ते हैं। तो सन 1887 में आर्यनियस ने सर्वप्रथम अम्ल क्षार को परिभाषित किया। अब देखिए, जब 1887 में आर्यनियस ने अपनी अम्ल क्षार की अवधारणा प्रस्तुत की, तो अवधारणा क्या थी, देखिए इस अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ कौन थे, ये परिभाषा क्या, सुन लीजिए। इस अवधारणा के अनुसार, यानी आर्यनियस की अम्ल क्षार अवधारणा के अनुसार, वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर, अपघटन शब्द तो आप जानते हो, अपघटित होना, टूटना, घुलना, ठीक है, इन सबका एक ही मतलब है। तो वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर H+ आयन देते हैं, ये वो तो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तथा वे पदार्थ जो जल में घुलकर या अपघटित होकर क्या देते हैं, OH-, यानी हाइड्रोक्सिल कहते हैं शब्द को। क्या नाम है इसका, उसका तो हाइड्रोजन आयन है, इसका क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। OH- देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब ये परिभाषा जो थी, ये स्वांते आर्यनियस ने अम्ल क्षार को परिभाषित किया था सन 1887 में। इस अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर घुलकर H+ आयन देते हैं, वो तो यदि और केवल यदि अम्ल कहलाते हैं। इसके अलावा वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन OH- देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। तो ये उसकी परिभाषा थी। एक बार चेक करते हैं उदाहरणों के तौर पर, क्या वास्तव में ऐसा ही होता है। देखिए, कुछ अम्लों के उदाहरण देखते हैं हम लोग, है ना। उदाहरण के लिए क्या उदाहरण है, हम उदाहरण लेते हैं HCl। HCl के बारे में आप जानते हो, ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप हिंदी में लिखना चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो,
हाइड्रोक्सिल हाइड्रोक्लोरिक, क्या नाम है इसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वैसे जानते हो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब इसको चेक करते हैं क्या है घुल करके। तो देखिए जब इसको हम आयनित करेंगे, विकसित होगा, तो H+ और Cl-, यानी ये जो है ना, ये क्या है, RNS के अनुसार ये क्या है, अम्ल। यानी वे पदार्थ जो जल में घुल करके अपघटित होकर के, क्योंकि देखिए इस बात को हम जानते हैं, हमने 9th क्लास में आयनिक यौगिकों के बारे में पढ़ा था। लगभग जो है ना बहुत सारे आयनिक यौगिक हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4, NaCl, NaOH, KOH, ये सब क्या है, आयनिक यौगिक हैं। ऐसे यौगिक जो अपने आयनों में विभक्त हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आयनिक यौगिक कहलाते हैं। तो अब ये क्या था, आरएनएस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में घुल करके अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं, वो अम्ल कहलाता है। इसके अलावा और देखिए, जगह नहीं मैं यहाँ देख रहा हूँ। दूसरा देखिए, दूसरा उदाहरण बात करते हैं HNO3 की। HNO3 के बारे में आप जानते हो क्या है, नाइट्रिक अम्ल। देख लेना, इसके नीचे लिखना चाहो नाइट्रिक अम्ल। ये क्या घुल करके देखिए, जब ये अपने आयनों में टूटता है, विभक्त होता है, तो H+ और NO3-, अब ये अम्ल है आरएनएस के अनुसार। इसी प्रकार तीसरा उदाहरण देखिए, H2SO4। H2SO4 के बारे में आप जानते हो, इसको हमने अम्लों का राजा कहा था। कौन है ये? सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है। ये कैसे टूटेगा, देखिए जब ये अपने आयनों में टूटेगा तो दो अणु हाइड्रोजन के, यहाँ पे देखिए 2H और SO4 क्या, माइनस, ठीक है। अब यहाँ भी 2 लगा सकते हो, क्योंकि 2 अणु इसके साथ है तो 2 अणु इसके साथ लगा देना। ये क्या है, आरएनएस के अनुसार ये अम्ल। तो आपको अब ये पता लग गया कि वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं, वो यदि और केवल यदि अम्ल कहलाते हैं। ये क्या है, ये सभी क्या है, आपको लिखना है नीचे, ये सभी अम्ल है। ये सभी क्या है, अम्ल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये अपघटित होकर के घुल करके क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो इसके अनुसार, आर्निजेंस के अनुसार ये सब क्या है, अम्ल है। चाहे HCl हो, ये भी H+ आयन दे रहा है, HNO3 हो, ये भी H+ आयन दे रहा है, H2SO4 हो, ये भी है। तो अब वो पदार्थ अम्ल हैं, ये सभी क्या है, अम्ल हैं, जो जल में विघटित होकर के, अपघटित होकर के, घुल करके, मिल करके जो क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं, वो सभी अम्ल कहलाते हैं। तो ये सभी अम्ल हैं। अब ऐसे कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूरी तरह आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं वे पदार्थ। ये सभी को हमने उदाहरण के तौर पर क्या देखा था, ये सभी अम्ल है। इसके अलावा देखिए, वे पदार्थ जो जल में, वो सभी अम्ल, या वे सभी पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं, घुल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब लेकिन ये ऐसे वैसे अम्ल नहीं है, ये प्रबल अम्ल होते हैं, क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है। आपको ये बात याद रखना है, यहाँ पे ये बात याद रखनी है। इसके बारे में देखिए, ये सभी क्या है, ये भी, ये भी, ये भी, ये सभी अम्ल है। अब यहां हाइड्रोजन आयन, जिसको हम मुक्त प्रोटॉन भी कह सकते हैं, या मुक्त प्रोटॉन अधिक क्रियाशील है। ये क्रियाशील क्यों? देखिए आपको, जब इसको हमने अपघटित किया तो ये अधिक तुरंत क्रिया किया, इसमें टूट गया है। तो ये सभी इसके अनुसार आ रहे, इसके अनुसार अम्ल है। और आपको याद रखना है, यहाँ मुक्त प्रोटॉन कौन लिख रहे हैं सर, हाइड्रोजन ही तो है, यहाँ लिखना है आपको, ये सभी अम्ल हैं। यहाँ मुक्त प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन अत्यधिक क्रियाशील होता है, और इसकी क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, कि अगर ये जल के साथ क्रिया करे, देखिए इसके साथ मैं इसकी जल के साथ क्रिया करा रहा हूँ, H+ जल का सूत्र। तो यहाँ ये जो इनसे मुक्त हुआ जो हाइड्रोजन है, जिसको हम प्रोटॉन आयन कह रहे हैं, यहाँ मुक्त प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन जो है अधिक क्रियाशील है, क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है, H3O+ बना देता है। क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, जब भी ये जल के साथ क्रिया करेगा तो देखिए क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+। भाई दो तो ये है, एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गए तो 3 बना देगा। तो ये क्या है, यहाँ पे याद रखना है, ये सभी अम्ल हैं। यहाँ मुक्त प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है, ठीक है। पर आपको आगे लिखना है, कुछ ऐसे अम्ल होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूरी तरह से आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, मिल जाते हैं, यानी अवशेष के रूप में कुछ भी नहीं बचता, तेजी से क्रिया करते हैं। क्या लिखना है आपको, आगे लिखना है कि वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl, HNO3, H2SO4 आदि, ठीक है। ये क्या है, ये प्रबल अम्ल। ये कैसे होते हैं,
ये जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, और हम इस बात को पढ़ चुके हैं कि वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसके अलावा वे पदार्थ जो जल में आंशिक रूप से घुलते हैं, यानी उनका कुछ ना कुछ रूप अवयोजित अवस्था में रह जाता है, दुर्बल अम्ल कहलाता है। वो पूरी तरह से आयनित नहीं होते, घुलते तो हैं लेकिन पूरी तरह से वो आयनित नहीं होते, घुलते हैं, उनका कुछ भाग अवशेष के रूप में रह जाता है, अवयोजित अवस्था में रह जाता है, क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे CH3COO क्या है? एसिटिक अम्ल है। इसी प्रकार H2SO4 H2CO3 ये क्या है? कार्बनिक अम्ल है। ये क्या है? दुर्बल अम्ल कहलाता है। आप कार्बनिक अम्ल का उदाहरण भी यहाँ ले सकते हो, क्योंकि ये अगर कार्बनिक अम्ल को हम जो जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पे जैसे है H2CO3 ये कार्बनिक अम्ल है। जब ये आपस में क्रिया करके टूटेगा तो 2H प्लस, इसको ऐसे नहीं H प्लस और CO3 है ना प्लस, अब इसके आगे आगे जोड़ दो इसको, ये क्या हो जाएगा? CHO3। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे जो ये ऐसे में इसको अगर इस तरह से लिखना चाहूँ तो इस तरह भी लिख सकता हूँ, ये भी सही है क्योंकि दो अणु हैं। फिर आपको याद रखना है यहाँ पे आपको दो लिखने हैं, 2 माइनस करना, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कार्बनिक अम्ल जो हमने पहले लिया है इसको ऐसे भी इंक्लूड कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं लिखा क्योंकि बहुत सारे अम्ल प्रबल हैं, बहुत सारे अम्ल दुर्बल हैं। तो अब ये मेरे हिसाब से अम्लों की बात आपको समझ में आई। एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, सुन लीजिए। हम पढ़ रहे हैं स्वांत आर्यनियस की अम्लसार अवधारणा। आपको याद रखना है कि हमने जो अम्लों की अम्लसार और लवणों की जो सामान्य परिभाषाएं पढ़ी थी वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग के आधार पर हमने उनको परिभाषित किया था, परंतु किसी सिद्धांतिक तौर पर, वैज्ञानिक तौर पर हमने इनको स्पष्ट नहीं किया था। तो सर्वप्रथम सन 1887 में अम्लसार को परिभाषित करने के लिए स्वांत आर्यनियस ने अपना अम्लसार सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जल में अवगठित होकर के, घुल करके, वियोजित होकर के पूर्ण रूप से घुल जाते हैं। अब देखिए ये बात यहाँ समझने की है कि जल में अगर अम्लों को घोलें तो देखिए इस बात को हमें याद रखना है कि इन अम्लों में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन है जिसको मुक्त प्रोटॉन कह रहे हैं, ये अधिक तेजी से क्रिया करता है क्योंकि ये प्रबल ऑक्सीकारक है। तो इस क्या है अवधारणा? इस अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो जल में अवगठित होकर के H प्लस आयन देते हैं वो तो अम्ल कहलाते हैं, तथा वे पदार्थ जो जल में अवगठित होकर के, घुल करके OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमने अम्लों के उदाहरण देखे, HCl इसने H प्लस आयन दिया, फिर नाइट्रिक अम्ल का लिया दूसरा, ये इसी प्रकार सल्फ्यूरिक अम्ल का लिया। तो ये सभी क्या है? अम्ल है। आपको याद रखना है यहाँ मुक्त प्रोटॉन जिसको हम हाइड्रोजन आयन कह रहे हैं अधिक क्रियाशील है, जो जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है। इसके अलावा फिर आपको लिखना है कि वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl, HNO3 और H2SO4। इसी प्रकार वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं अर्थात आंशिक रूप से घुलते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे CH3COO और H2CO। ठीक है, तो हम लोग की बात खत्म। अब क्षारों के बारे में स्किप करके उतार लेना इनको, ठीक है, वीडियो को। जब आप नोट बनाओ तो इनको स्किप कर लेना। अब क्षारों के उदाहरण हम लोग लेते हैं। अब सबको मिटा दो, ठीक है। ये तो हम लोग की बात की, क्षारों को एक बार और देखते हैं। क्षारों के उदाहरण ले लेते हैं। देखिए क्षार के उदाहरण देखो। क्षारों के बारे में क्या पढ़ा था? वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर के OH माइनस देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। देखिए जैसे KOH। अब देखिए K ये तो प्लस और OH माइनस, यहाँ पर OH माइनस क्या है? क्षार है। इसी प्रकार मैं बात करूं NaOH की, यहाँ Na तो प्लस और OH माइनस, ये क्या है? आर्यनियस के अनुसार ये क्या है? तो अब देखिए इसके अलावा आप दुर्बल क्षारों को ले सकते हो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। लेकिन दो ही उदाहरण पर्याप्त हैं। तो इन दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि वे पदार्थ जो जल में घुल करके OH माइनस यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? आर्यनियस के अनुसार क्षार कहलाते हैं। आपको लिखना है ये सभी कौन है? क्षार है, ठीक है। फिर आपको लिखना है वे पदार्थ जो जल में, या वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे ये चीज दोनों उदाहरण हमारे पास है, जैसे KOH और NaOH। इसी प्रकार आपको आगे क्या लिखना है? इसी प्रकार वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते अर्थात पूर्ण रूप से आयनित नहीं थे, उनका कुछ ना कुछ भाग अवयोजित अवस्था में रह जाता है, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, दुर्बल क्षार में अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी आता है। ठीक है, ये दुर्बल क्षार है। तो अब ये तुम्हें समझ में आ गया कि स्वांत्य आरएनएस के अनुसार अम्ल कौन है और क्षार कौन है। ठीक है, हमने अम्लों के उदाहरण देखे, हमने क्षारों के उदाहरण देखे। आपको इस बात स्पष्ट हो गई कि स्वांत्य आरएनएस के अनुसार यदि और केवल यदि वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं जो जल में अपघटित होकर के घुल करके H+ आयन देते हैं, वो तो अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार वही पदार्थ क्षार हैं जो जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। दैट्स क्लियर। बस इतना ही आपको याद रखना है और आगे इसको। तो ये स्वांत्य आरएनएस की परिकल्पना थी। अब देखिए इसमें एक बात और समझने की थी। अगर मैं क्या काम करूं कि जल, जैसे जल का उदाहरण लेते हैं, हमें अगर जल को बनाना हो तो देखिए इस बात को हमें स्पष्ट करना है। स्वांत्य आरएनएस के अनुसार H+ और OH-। अब देखिए उसके अनुसार ये तो अम्ल है H+ और OH- क्या है? हाँ, अगर ये दोनों आपस में क्रिया करें तो H2O का निर्माण होगा ना जल। इसका मतलब जल का अपघटक अगर हम देखें तो H और OH है। ये जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो जल का निर्माण होगा, जहां H तो हाइड्रोजन आयन था जिसको हम भी कह रहे हैं आरएनएस के अनुसार, OH- हाइड्रोक्सिल आयन है जिसको हम क्षार कहते हैं। तो ये दोनों जब आपस में अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, आरएनएस के अनुसार लास्ट में इसमें क्या लिखना था, आरएनएस के अनुसार जब अम्ल, ये कौन है भाई, आरएनएस के अनुसार H+ आयन कौन है, अम्ल है, और OH- कौन है, क्षार है। जिसका मतलब ये हुआ जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो जल बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आरएनएस के अनुसार अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, जल के अणु का निर्माण होता है, यानी जल बनाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं अब दोबारा से कंप्लीट बता रहा हूँ, आपको एक बार सुन लेना है। हम पढ़ रहे हैं स्वांत्य आरएनएस की अम्ल क्षार की अवधारणा। आपको याद रखना है कि अम्ल क्षार को सर्वप्रथम सन 1887 में स्वांत्य आरएनएस ने परिभाषित किया। इस स्वांत्य आरएनएस की परिभाषा के अनुसार या स्वांत्य आरएनएस की अवधारणा के अनुसार वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर के H+ आयन देते हैं वो तो अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार वे पदार्थ जो जल में अपघटित होकर के OH- यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हमने देखे थे HCl, हमने H+ Cl-। इसी प्रकार HNO3 जिसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, H+ NO3-। इसी प्रकार H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, 2H+ और SO4-2, क्योंकि बैलेंस करना दोनों संयोजकताओं को। फिर आपको लिखना है, अतः ये सभी क्या है, अम्ल है। ये सभी क्या है, अम्ल। यह आपको याद रखना है कि यहाँ मुक्त प्रोटॉन कौन था, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन अत्यधिक क्रियाशील होता है। ये जल के साथ क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना देता है। अब आप क्रिया करवा सकते हो H2O + H की जब आप क्रिया करवाओगे तो HO3- जो कि हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, इसके अलावा फिर आपको लिखना है कि वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, पूरी तरह से मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। अब आपको ये बात स्पष्ट है कि प्रबल अम्लों की क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है कि वो जब भी जल के साथ क्रिया करते हैं वो पूरी तरह से, किसी भी विलायक या विलायक के साथ क्रिया करते हैं तो पूरी तरह घुल जाते हैं। उनका इतना सा भाग भी अवरोधित अवस्था में, एगुली अवस्था में नहीं रहता। इसका मतलब प्रबल वक्तिकारक है, प्रबल क्रियाकारक है। तो क्या लिखना है, वे पदार्थ जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, यानी वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से घुल जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं, जैसे HCl, HNO3 और H2SO4। इसके अलावा फिर हमने क्या लिखा था वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते, आयनित नहीं होते, जिनका कुछ ना कुछ भाग अविदित अवस्था में रह जाता है, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल C3COL, कार्बोनिक अम्ल H2CO3, ये दुर्बल अम्ल। फिर आगे हमने क्या लिखा है, फिर हमने इसी प्रकार आगे पढ़ा है। क्षारों के लिए हमने क्या पढ़ा था, वे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, OH- देते हैं, वो क्षार कहलाते हैं। हमने क्षारों के उदाहरण देखे थे, K+ OH- यहाँ पे क्षार है। इसी प्रकार NaOH में आपने देखा उदाहरण के तौर पर Na+ और OH- का है क्षार। ठीक है, तो आगे फिर आपको अगर चाहो तो अभी उदाहरण और ले सकते हो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का NH4OH, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, लेकिन ये दुर्बल क्षार की श्रेणी में आता है। फिर आपको लिखना है वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, घुल जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं, जैसे KOH और NH। इसी प्रकार आपको फिर आगे लिखना है, वे क्षार जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते, आयनित नहीं होते, उनका कुछ भाग अवरोधित अवस्था में रह जाता है, दुर्बल क्षार कहलाते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दैट्स क्लियर। और आगे एक बिंदु और लिखना है आपको, आरएनएस के अनुसार अम्ल तथा क्षार आपस में क्रिया करके जल बनाते हैं। हमने देखा है अभी कि H और OH, यहाँ पर H तो अम्ल है, OH- क्षार है, दोनों क्रिया करके जल बना। तो आरएनएस की संकल्पना आपको स्पष्ट है, समझ में आ गई होगी। ठीक है, बस
10 मिनट की होगी, 20 की। तो ये स्वांत आरएनएस की, परंतु देखिए आपको आपको आगे स्पष्ट रखना है। अब ये संकल्पना क्या हुआ, ये संकल्पना केवल उन अम्ल तथा क्षारों के लिए तो उपयोग थी, सही थी, जिनमें H प्लस और OH- मौजूद हों। यानी अम्ल क्षारों की ये अवधारणा जो है उन अम्ल तथा क्षारों के लिए तो सही है जिनमें H प्लस और OH- मौजूद है। यानी जिनमें हाइड्रोजन मौजूद है वो तो अम्ल कहलाएंगे, और जिनमें OH- है वो क्षार कहलाएंगे, उनके लिए तो सही है। परंतु ऐसे अम्ल तथा क्षारों के लिए उपयुक्त नहीं थी जिनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं था। अब देखिए हमारे पास ऐसे भी अम्ल है जिनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं, वो भी अम्ल है। उसने ये कहा था कि वही पदार्थ अम्ल कहलाते हैं जो हाइड्रोजन आयन देते हैं जल में घुल करके। तो ऐसे भी तो बहुत सारे अम्ल हमारे पास मौजूद है जिनमें हाइड्रोजन आयन नहीं होता फिर भी वो अम्ल है, और ऐसी हमारे पास क्षारें भी मौजूद है जिनमें OH- नहीं होता फिर भी वो क्षार है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि स्वांत आरएनएस की परिकल्पना उन अम्ल तथा क्षारों के लिए तो सही थी जिनमें H प्लस और OH- मौजूद था, परंतु हाइड्रोजन विहीन अम्लों तथा हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों के लिए ये उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि ये इनको स्पष्ट नहीं कर सका, तो यह अवधारणा असफल हो गई। तो आपसे पूछा जाए स्वांत आरएनएस की अवधारणा के असफल होने के क्या कारण थे, आपको लिखना है, क्या लिखना है, आपको लिखना है कि आरएनएस की परिकल्पना, आरएनएस की अम्ल क्षार की जो अवधारणा थी वो उन अम्ल तथा क्षारों के लिए तो सही थी जिनमें H प्लस आयन और OH- मौजूद थे, परंतु हाइड्रोजन विहीन अम्ल तथा हाइड्रोक्सिल विहीन क्षार जिनमें हाइड्रोजन आयन मौजूद नहीं था वे अम्ल, और जिनमें OH- मौजूद, OH- जो क्षार है हाइड्रोक्सिल आयन विहीन क्षारों के लिए उपयुक्त नहीं थी, क्योंकि उनको ये समझा ही नहीं पाया। इसने तो स्पष्ट कहा था कि वे पदार्थ अम्ल कहलाते हैं जो जल में H प्लस आयन देते हैं, और वो पदार्थ क्षार कहलाते हैं जो OH- देते हैं। अब उनके अलावा अगर कोई अम्ल क्षार है तो उनको ये कैसे समझाएगा। अतः हाइड्रोजन विहीन अम्ल तथा हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों के लिए अवधारणा उनको नहीं समझा पाई, इस कारण से अवधारणा असफल है। ठीक है, आप पढ़ेंगे ब्रांस्टेड लोरी की अम्ल क्षार अवधारणा। ठीक है।